हम गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। तो ये गुरुत्वाकर्षण चैप्टर बड़ा अलग अलग पॉइंट्स को कवर करता है, इसलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि पिछले 5 वीडियोस में हमने क्या पढ़ा, क्या समझा और अगले वीडियोस में हम क्या समझने वाले हैं। क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण के जो अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग जो भाग दे रखे हैं, ये आपस में उतने ज़्यादा लिंक्ड नहीं है। अलग अलग बातों को गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से समझाया जा रहा है, इसलिए हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है, हमने जो सबसे पहले समझा था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमको याद रखना है और अच्छे से याद करना है, जो सूत्र है वो है ये गुरुत्वाकर्षण बल का। कोई भी दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 m2 होता है, उनके बीच में आकर्षण बल होता है, यानी कि विश्व की सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। लेकिन वो जो बल है, उस बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, लेकिन वो बल हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि वो जो बल है वो निर्भर करता है उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और उनके बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा दूरी होगी उतना कम गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और जितनी कम दूरी होगी और उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। तो ये उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। तो जितनी ज़्यादा दूरी होगी उसके वर्ग के मुकाबले वो बल कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसलिए हमें दोनों वस्तुएं आकर्षित होती हुई नहीं दिखाई देती, क्योंकि एक वस्तु है पृथ्वी की सतह है जिसमें बहुत ज़्यादा बल होता है, और दूसरी वस्तु कोई भी हम ले सकते हैं, हम अपने आप को ही ले सकते हैं, या कोई टेबल रखी हुई है, तो टेबल और पृथ्वी ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो ये दोनों बल हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ क्या दिखाई देता है कि पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल और हमारा द्रव्यमान के हिसाब से उस पर बल लगेगा। तो हमारा द्रव्यमान और पृथ्वी का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, तो पृथ्वी का आकर्षण बल भी ज़्यादा हो गया। तो पृथ्वी की ओर ही आकर्षित होती हुई वस्तुएं हमें दिखाई देती है, कोई और आकर्षण हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन वो बल इतना सूक्ष्म होता है, कम होता है कि हम उसको देख नहीं पाते, वो नज़र नहीं आता। लेकिन एक्चुअली पूरे ब्रह्मांड के अंदर सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है और उसका ये सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से उस गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण बल को हम माप सकते हैं। आंकिक मान हमें चाहिए होता है विज्ञान के अंदर, तो उस आंकिक मान को हम ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। तो ये गुरुत्वाकर्षण का सूत्र हमने पढ़ा था, F = G। G क्या है? ये समानुपाती स्थिरांक है जो कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक कहलाता है। इसकी वैल्यूज फिक्स है, इसका मान तय है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हमें याद रखना है, लेकिन ज़्यादातर आंकिक सवालों में ये मान दिया हुआ होता है, और अगर नहीं दिया हुआ हो तो हमारा याद रखना काम आ जाता है। तो इस तरह से ये सूत्र हम याद कर लेंगे। जब भी हम इससे रिलेटेड सवाल करेंगे जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का पूछा जाएगा, तो हम हर बार इस सूत्र को लिखेंगे। लिखते लिखते हमें ये सूत्र बहुत अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कैप्लर के नियम। कैप्लर के नियम हमें समझा रहे हैं ग्रह गति के बारे में, कि ग्रह सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं वो कौन कौन से नियम के अंतर्गत उसकी पालना करते हुए दिखाई देते हैं। तो वो उन्होंने उसके नियम को बताया, इसलिए ये उनके नाम से ही, कैप्लर के नाम से ही ग्रह गति के नियमों को जाना जाता है। तो उन्होंने 3 नियमों के बारे में हमें बताया। ये हमने वीडियो नंबर 2 में ये पढ़ा था, विस्तार से पढ़ा था। थोड़ी सी जानकारी हम अभी यहाँ ले लेते हैं। तो पहला क्या था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर जिस भी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है वो कक्षा कैसी है? दीर्घवृत्ताकार है, वृत्ताकार नहीं है, दीर्घवृत्ताकार है। तो दीर्घवृत्ताकार कैसी हो जाती है? जैसे कि ये गोल कोई आकृति है, इसको दबा दें जरा सा, तो ये कैसी हो जाएगी? दीर्घवृत्ताकार हो जाएगी। यहाँ से इसको प्रेस कर दिया तो ये दीर्घ यानी कि बड़ा
वृत्त थोड़ा सा बड़ा हो गया, एक तरफ से बड़ा हो गया, तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ग्रह गति करते हैं। एक तो बात उन्होंने ये बताई, ठीक है। और उन दो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे हैं तो इसके दो नाभिकों में से एक नाभिक पर सूर्य विद्यमान होता है, यानी कि जो ग्रह उसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य के चारों ओर, तो वो इस कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं। यानी कुछ समय के लिए तो ये बिल्कुल सूर्य के करीब होते हैं, और कुछ जब परिक्रमा करके दूर निकल जाते हैं तो कुछ समय बाद वो सूर्य से दूर होते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दो नाभिक होते हैं। इसका पता हमको कैसे लगता है, देखिए, अगर एक बिंदु परिधि से यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे और एक दूसरी रेखा खींचेंगे, इन दोनों के दूरी का जो अनुपात होगा वही कहीं और से भी अगर हम रेखा खींचते हैं, ये रेखा खींचते हैं और यहाँ से रेखा खींचते हैं, तो वही अनुपात इनके बीच में भी होगा। तीसरा, हम यहाँ से अगर ले लेते हैं, ये रेखा हम खींचें और एक इस रेखा को खींचें, तो इन दोनों के बीच में जो अनुपात होगा, इनकी लंबाई का अनुपात होगा, वो समान होगा। तो इस तरह से हम दीर्घवृत्ताकार जो शेप है उसको समझा सकते हैं कि दीर्घवृत्ताकार शेप इस तरह का होता है, ठीक है। ये तो पहला नियम था। दूसरा नियम है, सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल की दूरी तय करती है। तो इसको समझने के लिए एक बार हम इसको हटा देते हैं और वापस से एक दीर्घवृत्त बनाते हैं, ठीक है। दीर्घवृत्ताकार हमने एक शेप बना लिया। अब इसके अंदर से यहाँ पे ग्रह है और यहाँ पे कौन विद्यमान है, सूर्य विद्यमान है, ठीक है। अब काल्पनिक रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल की दूरी तय करती है। सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा, यानी कि ग्रह जब यहाँ पे था, परिक्रमा कर रहा है चारों तरफ, और जब उसकी स्थिति यहाँ पर थी तो यहाँ पे और ये सूर्य के बीच की जो दूरी थी, उसने जितने समय में इस स्थिति से लेकर इस स्थिति तक पहुँचा है, तो ये यहाँ पे मिलाने वाली रेखा, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वही क्षेत्रफल कहाँ से आएगा, जब ग्रह यहाँ पहुँच जाएगा और यहाँ दूरी तय करके पहुँचेगा और इनके बीच की दूरी ये रहेगी, तो ये जो क्षेत्रफल आएगा और ये क्षेत्रफल आएगा, तो वो दोनों बराबर होंगे। समझ में आया? यानी कि इस क्षेत्रफल को बराबर होने से हमें ये पता लगता है कि जब ग्रह सूर्य से दूर होते हैं तो वो धीरे धीरे गति करते हैं, और जब सूर्य के करीब आते हैं तो उनकी गति तेज हो जाती है। और ग्रह, इसका मतलब चारों तरफ एक गति से परिक्रमा नहीं करते हैं। केपलर का द्वितीय नियम हमें ये समझा रहा है। तो उसके लिए क्या जो हमको याद करना है, नियम क्या है कि जो समान समय में समान क्षेत्रफल की दूरी तय की जाती है, समान दूरी तय नहीं की जाती, समान क्षेत्रफल की दूरी तय की जाती है ग्रहों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। यहाँ से ये काल्पनिक रेखा हमने ड्रॉ करके समझी है, ठीक है। तीसरा नियम हमको ऐसा का ऐसा याद कर लेना होता है कि ग्रह की औसत दूरी का घन, यानी कि r की घात 3, ठीक है, औसत दूरी का घन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है? उस समय के, ये जो समय पूरे परिक्रमा करने में जो समय लगा उसको कैपिटल T से व्यक्त करते हैं, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये 3 नियम हमने केपलर के समझे थे। तो ये 3 नियम हमें याद करने हैं, जो हमें क्या बता रहे हैं? ग्रह गति के बारे में, ग्रह किस प्रकार सूर्य के चारों ओर गति करते हैं। तो वो जो हम पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी, मंगल ग्रह और ये परिक्रमा कर रहे हैं, और उसकी वजह से कई प्राकृतिक घटनाएं भी घटती है, जैसे कि ज्वार भाटा आता है समुद्र के अंदर जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा भी इन्हीं नियमों का पालना करता है, केपलर के नियम की पालना करता है, ठीक है। तो ये केपलर ने इन सभी गतियों के बारे में समझाया। अगली बात हमने पढ़ी थी मुक्त पतन। मुक्त पतन का मतलब जो वस्तुएं पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से गिर रही हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, फ्री फॉल हो रहा है, उनका ऊपर किसी चीज का असर नहीं हो रहा,
फ्रीली वो पृथ्वी की सतह पर गिर रही है। किस वजह से गिर रही है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तुओं में त्वरण पैदा होता है, यानी कि उनकी गति त्वरित होती है, बढ़ती जाती है। तो वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है जी। जी से हम उसको व्यक्त करते हैं। तो वो जी सबके ऊपर लागू होता है जो भी वस्तुएं पृथ्वी की सतह की तरफ गिर रही है। तो ये जी का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है या किन किन बातों पर निर्भर नहीं करता, ये हम देखते हैं। तो जी का मान देखिए, एक गुरुत्वीय स्थिरांक होता है, वो स्थिर होता है, उसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा। पृथ्वी का द्रव्यमान भी फिक्स है, वो बदलता नहीं है, उस पर निर्भर नहीं करेगा। तीसरी चीज होती है पृथ्वी की त्रिज्या। तो पृथ्वी की त्रिज्या बदल जाती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की शेप, पृथ्वी का आकार कैसा है? वो गोल नहीं है। तो गोल नहीं होने के कारण ध्रुवों पर उसकी त्रिज्या होती है कम और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या होती है ज़्यादा। तो भूमध्य ध्रुवों पर क्या होता है? त्रिज्या ज़्यादा होती है, त्रिज्या कम होती है तो जी का मान अधिकतम हो जाता है। और भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिकतम होती है तो जी का मान कम हो जाता है। तो कंपैरेटिवली अगर एक जगह से दूसरी जगह का मतलब क्या है? ध्रुवों से अगर हम भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो जी के मान में परिवर्तन आता जाता है। तो जी का मान किस पर निर्भर कर रहा है? पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था मुक्त पतन वाली वस्तुओं के लिए समीकरण कौन कौन से होंगे। तो जो गति के समीकरण हमने पिछले वीडियोस में पढ़े थे, तो वही समीकरण मुक्तपाती वस्तुओं के लिए भी लागू होते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन ये होता है कि यहाँ पे हम जो त्वरण है, उसमें तो त्वरण हमने पढ़ा था जिसमें जैसे अगर गाड़ी जा रही है तो गाड़ी का त्वरण हो गया, गाड़ी की वजह से वो त्वरण उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम ए से व्यक्त करते थे। लेकिन यहाँ पे त्वरण किसकी वजह से है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर जी से डिनोट करते हैं। और वस्तुएं ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो जो दूरी तय की जा रही है वो ऊंचाई में व्यक्त की जा रही है, तो दूरी को हम किस में व्यक्त कर लेते हैं? एच में व्यक्त करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर इसमें ए आ रहा है वहाँ पर हम जी का इस्तेमाल करते हैं, और जहां जहां पर एस आ रहा है वहां पे हम एच का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जब जी की गति की दिशा में लग रहा है तो हम इसे प्लस लेंगे, और गति की दिशा के विपरीत लग रहा है तो इसको हम ऋणात्मक लेते हैं। तो ये हमने मुक्तपाती जब मुक्तपाती वस्तुओं के बारे में आंकिक प्रश्न हम हल करेंगे तो हम इन्हीं फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था द्रव्यमान और भार में अंतर। दो अलग अलग राशियां हैं, द्रव्यमान और भार, लेकिन हमें एक जैसी प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि दोनों का हम एक जैसा इस्तेमाल करते हैं कि द्रव्यमान मतलब जितना वस्तु में वजन है वही द्रव्यमान है और वही भार है, लेकिन ऐसा नहीं है। द्रव्यमान क्या है? वस्तु में उपस्थित उसके द्रव्य की मात्रा, वो द्रव्यमान है जो एक वस्तु को बना रही है। जबकि भार क्या है? भार एक बल है जिससे वो पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित हो रही है। तो मेजर डिफरेंस क्या हो गया? ये राशि क्या हो गई? द्रव्यमान तो वस्तु में धारित द्रव्य की मात्रा है जिसको हम किलोग्राम में, ग्राम में व्यक्त करते हैं, और भार क्या हो गया? वजन है। भार क्या हो गया? एक बल है, तो जो कि पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम है और इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, भार भी एक बल है तो इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार स्थित नहीं रहता। क्यों? क्योंकि भार में आता है, भार का सूत्र क्या होता है? W बराबर mg, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो जब गुरुत्वीय त्वरण बदल जाता है तो भार का मान भी बदल जाएगा। यह कभी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी पदार्थ जिस चीज को धारण कर रहा है वो शून्य नहीं हो सकता, तो द्रव्यमान भी शून्य नहीं हो सकता। लेकिन ये शून्य हो सकता है, जैसे गुरुत्वीय त्वरण अगर शून्य हो गया, क्योंकि इसका संबंध गुरुत्वीय त्वरण के साथ है, तो गुरुत्वीय त्वरण अगर शून्य हो गया तो W भी शून्य हो जाता है, मतलब वो वेटलेस हो जाता है, उसमें भार महसूस ही नहीं होता है। तो इस तरह से ये द्रव्यमान और भार में अंतर हमने समझा था। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, दो अलग अलग टॉपिक्स और हैं। प्रणोद व दाब पढ़ेंगे कि प्रणोद और दाब क्या होते हैं,
कुछ नए नए शब्द आते हैं तो इन शब्दों को हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तो वो शब्द हमें याद रह जाते हैं। तो आप ये सोचिए, इनको बार बार सुनिए, सुनने से भी वो शब्द हमारे दिमाग में गूंजते हैं और हमें फिर उनका मतलब भी याद होने लगता है। इसलिए इनको बार बार प्रोनाउंस भी करें, आप अपने मुंह से भी बोलें और बार बार सुने भी। उत्प्लावकता पढ़ेंगे, उत्प्लावकता के संबंध में आर्किमिडीज का सिद्धांत है, उसको हम समझेंगे और फिर पढ़ेंगे हम आपेक्षिक घनत्व। तो ये सभी टॉपिक काफ़ी अलग अलग हैं लेकिन सभी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित हैं, इसलिए इस चैप्टर में हम इनको पढ़ रहे हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं प्रणोद व दाब के साथ। थैंक यू।